स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी माइंड्स पे आपका इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में हमने 38 नीट एमटीजी बुक के बारे में देखा था कि इसमें चैप्टर्स कितने दिए गए हैं, क्वेश्चंस के क्या टाइप्स रहे हैं, किस प्रकार से यह बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, जो इस बार लेकिन देखा था हमने। अब इस वीडियो में हम, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम इसका एक वीडियो सॉल्यूशंस लेके आएंगे हर चैप्टर के लिए, तो आज हम इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो है परमाणु संरचना के जितने भी क्वेश्चन है उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस करेंगे। इनके कॉन्सेप्ट, इनकी ट्रिक्स एंड और इनकी कैलकुलेशन को इजी वे में जितना हो सके उतना समझने का प्रयास करेंगे। अब चाहे बोर्ड हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या नीट हो, हमें तो हर संभव कोशिश के लिए रेडी रहना चाहिए। तो आइए बिना टाइम गवाए हम इस चैप्टर के पहले क्वेश्चंस को लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है स्टेटमेंट बेस है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इनमें सही कथनों का चयन करना है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आता है कि सभी परमाणु तत्व दो मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि 3 मूल कणों से बन के होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा आता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। किसी भी तत्व के समस्थानिक रासायनिक गुणधर्म समान प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे बात की गई है समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स की बात करें तो इनमें परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं, तो ये गुणधर्म भी समान। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जिनमें परमाणु क्रमांक हमेशा समान होते हैं लेकिन इनका भार अलग अलग होता है, लेकिन ये सम्मिलित रूप से सभी वाटर के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट होता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने परमाणु द्रव्य को मूल कण माना है। बिल्कुल इन्होंने परमाणु को एकदम सूक्ष्मतम कण के रूप में माना था। तो इस तरह से हमारा सही होते हैं बी, सी एंड ई, ठीक है। और ये ऑप्शन है हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है आयनों के निम्नलिखित युग्मों में सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है, बताना है, ठीक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक युग्मों की बात करें तो ऐसे परमाणु की श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। इसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। हमारा पहला है सोडियम, ठीक है। सोडियम, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी केमिस्ट्री में किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, इसका मतलब होता है कि हमें इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया है यानी कि हमें नेगेटिव यानी कि माइनस करना है, घटाना है, ठीक है। और जब भी नेगेटिव होगा, ठीक है, तब मानना है कि इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं, ठीक है। तो हमें जोड़ना है, ठीक है। इसके एंटी चलना है, जो भी चिन्ह होगा उसके विपरीत चलना है। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे इजी हो जाएगा, ठीक है। सोडियम है, सोडियम में हमारे होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें सोडियम प्लस दिया गया है। तो क्योंकि मैंने कहा कि जब भी प्लस होगा तो घटाना है, एक प्लस है तो एक घटाओ, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेम प्रोसेस हम Mg में करेंगे। Mg हमें +2 में दिया गया है। Mg होते हैं 12, 12 में से 2 गए तो 10, यानी कि इन दोनों में समान इलेक्ट्रॉन है, 10 एंड 10। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ Mn की, ठीक है। Mn की अगर हम बात करें, ठीक है, Mn में होते हैं 25, 25 में से 2 गए तो इसमें 23 आते हैं, ठीक है। Fe में 26 होते हैं, 26 में से 3 गए तो 23 आते हैं, ये भी सिमिलर है, ठीक है। अगर मैं O2 की बात करूँ तो इसमें 10 आते हैं। F- में भी बात करें तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अगर मैं C ऑप्शंस की बात करूँ, Fe है, ठीक है। Fe 26 में से 2 गए, ठीक है, 26 में से 2 जाएंगे तो 24 बचेंगे और Mn+2 में 23 बचेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। ये बात हमेशा याद रखना, जिस पे जितना चार्ज है उतना ही। अगर 1+1 है तो 1 घटाओ, ठीक है। 1+2 है तो 2 घटाओ,
ठीक है। +3 है तो 3 घटाओ। इफ़ अगर -1 है तो +1 कर दो। इफ़ -2 है तो +2 कर दो। -3 है तो +3 करना है, ठीक है। हमें चिन्ह के जस्ट विपरीत चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, एक उत्तर लुटेशियम 175 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः है, ठीक है। ओके, मैं एक चीज़ कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जब भी कोई परमाणु होता है, ठीक है, इसके परमाणु क्रमांक हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को शो करते हैं, तो और जो उसका भार होता है वो न्यूट्रॉन को शो करता है। और हमें न्यूट्रॉन बताने के लिए A-Z करने पे हमें न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम अपने अप्लाई करते हैं। लुटेशियम 175, ठीक है। मैंने कहा कि जो इसका परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को शो करता है, यानी मेरा इलेक्ट्रॉन है 71, प्रोटॉन है मेरा 71, और अगर मुझे न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो 175 - 71 यानी कि 104। अब हमारा क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या पूछा है। प्रोटॉन पूछा है 175, न्यूट्रॉन पूछा है 104 और हमें इलेक्ट्रॉन पूछे हैं 71। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है Be+2 किसके सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। Be+2 बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 में से क्योंकि +2 है तो हमें कितने करने हैं, -2 करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। लिथियम की बात कर लेते हैं हम। लिथियम में हमारे 3 आते हैं, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। आंसर 2 इज़ द राइट आंसर। अगर सोडियम की बात करें, हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आता है। Mg+2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें, अगेन सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंस आ रहा है तो मैं बता दूँ, जब भी कभी ऐसा होगा तो हमें हमेशा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड किए जा रहे हैं होते हैं, ठीक है। अब मैं कार्बन एंड CO की बात करूँ तो कार्बन के 6, ठीक है, एंड ऑक्सीजन के 8, तो टोटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। सेम अगर हम CN की बात करते हैं, माइनस है, ठीक है, कार्बन के 6 हैं, नाइट्रोजन का 7 और -1 की जगह पे है तो हमें एक +1 कर देना है, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन के बाद NO+, ठीक है। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन के 8 और क्योंकि प्लस है तो हमें माइनस करना है, तो 14 इलेक्ट्रॉन। देन अगेन C2 2- की बात कर लेते हैं। कार्बन है 6 + 6 + 2 14 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा पहला ही ऑप्शन राइट है कि सारे के सारे 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं। CO 14 है, CN 14 है, NO+ 14 एंड C2 आल्सो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है CO के सम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? चलो हम ही करते हैं। CO में होते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। हम पिछले ही क्वेश्चंस में देख चुके हैं, ठीक है। हम पिछले क्वेश्चन में इस चीज़ को देख चुके हैं। अगर मैं CN की बात करूं तो उसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो 7 + 7, ठीक है, N+1 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा हमें आउटर मोस्ट शेल के जो इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमें टोटल करना है, ठीक है। क्योंकि हमें CO के सम इलेक्ट्रॉन CN मिल चुका है तो हमारा आंसर CN- होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन O2 2- के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये बताना है, ठीक है। बिल्कुल हम बता देते हैं। O2 का आता है 10 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का आता है। Na+ 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। Fa- 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। N3- आल्सो 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन टाइटेनियम में ऐसा नहीं होता है, इसमें 80 होता है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो हमारा आंसर यही रहेगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 18 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन परमाणु n बराबर, ठीक है, यह हमारा हाइड्रोजन मॉडल पर आधारित क्वेश्चंस है। जब हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः n बराबर 2 से n बराबर 3 और n बराबर 4 और n बराबर 6 में संक्रमण करता है तो अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। ओके, हम इस सवाल को अच्छे से समझते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यह सवाल हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आया हुआ है। कोई रे लाइन्स है जो n बराबर 2 से n बराबर 3, उसके बाद n बराबर 4 और n बराबर 6 में संक्रमण कर रहा है। ठीक है, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 3, 4 एंड 6 में संक्रमण कर रहा है और हमें अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। ठीक है, हम इसे अच्छे से सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिखेंगे अपन, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में n1 हमारा 2 दे रखा है और n2 हमारा कहाँ संक्रमण कर रहा है, 3 में कर रहा है। ठीक है, अब हमें फार्मूला तो हम सबको पता ही है, 1/λ। ठीक है, r हमारे रिडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, हम सभी जानते हैं, इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें सबके वैल्यूज़ पुट कर दूँ, लैम्बडा, ठीक है, r, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा बनेगा 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 36 आएगा, देन 9 माइनस 4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5r36। ठीक है, नाउ स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड की बात करते हैं, वही हमारा n बराबर 2 और n2 हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। अगेन इन सब चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करो, 1/λ। ठीक है, अगर मैं n1 की बात करूं तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर की बात करें तो 36 हो जाएगा। ठीक है, हम अगर एलसीएम लेते हैं 576 का, ठीक है, तो 36 माइनस 16 अगेन आ जाएगा 20/576। ठीक है, अगर मैं इसको काटती हूँ, 4 के बड़े से काटेंगे, इसको 5 बार काट लेंगे और इसका आंसर आएगा 144। ठीक है, तो हमारा आता है 5r/144। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब हमें करना है λ1 = λ2, दोनों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, λ1 है क्योंकि ये 1/λ की वैल्यू थी, तो जब हम लैम्डा के रूप में लिखेंगे तो जस्ट इसको उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 36/5r। ठीक है, λ2 में हम लिख देते हैं 5r/144। ठीक है, 5r से 5r को कैंसिल करो। ठीक है, 36 रेशो 144, तो आंसर आता है 1:4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर एक में देखो, ये तो हमने पूरे सवाल करके देखा कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, कि हमने 3 स्टेप में किया। मैं वापस बता देती हूँ, हमारा फर्स्ट स्टेप था n बराबर 2 से 3 में। ठीक है, उसमें हमने n² वाला फार्मूला लगाया, ये हमारा फार्मूला, इसे हमें याद रखना है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करी, ठीक है, 1/4 1-9 एन, जो भी हमारा आंसर आया। ठीक है, फिर हमने सेकंड स्टेप वही n2 से n6 की ओर गए और जब हमने λ1 और λ2 का कंपेयर किया तो हमारा 1:4 आया। अगर आप इतना सारा नहीं करना चाहते और हमें तो, क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, हमें तो फटाफट आंसर चाहिए, तो जब भी हम फटाफट आंसर की भी बात करूँ तो मैं जब भी कहूँगी कि देखो 2 से 3 की बात करते हैं, जब भी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होगी, वेव लेंथ का डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जब भी हमारा 2 से 3 में जाएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा यानी वेवलेंथ कम, यानी कि पहले की वैल्यू कम आनी चाहिए। ठीक है, और 4 से 6, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कम है। ठीक है, एनर्जी कम होती है तो वेव ज़्यादा आएगी।
ठीक है। तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें फर्स्ट की वैल्यू कम और सेकंड की वैल्यू ज़्यादा है। अब आप कह रहे होंगे कि आपको कैसे पता 2 से 3 जाने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है और 4 से 6 जाने में कम एनर्जी लग रही है। तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डायग्राम को अगर आपने देखा होगा तो आप जब भी उसको ऊपर से देखोगे ना तो N4 से 6 में जाने पे जो वेवलेंथ आती है वो कम आती है, जबकि 2 से 3 में जाने के लिए जो वेवलेंथ आती है वो ज़्यादा आती है। अब आप डायग्राम को फोकस करेंगे तो आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आप इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं कि हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ऐसा अनुपात हो जिसमें पहले की वैल्यू कम और सेकंड की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब हम वापस ऑप्शन पे जाते हैं। हमारा आंसर ये रहा, बिल्कुल B 1/4। ठीक है, आई होप आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा बामर स्पेक्ट्रम रेखा 536 RH सेंटीमीटर पर स्थित है। RH यहाँ पे रेडबर्ग स्थिरांक है, जबकि कृष्णिका का ताप बढ़ता है तब वक्र तरंगदैर्घ्य की तीव्रता अधिकतम छोटी तरंगदैर्घ्य में स्थानांतरित हो जाती है। देखो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है। अगर आप हमारी बामर रेखा को निकालेंगे वैल्यूज़ पुट ऑन करके तो 100% 536 R आएगा जब, ठीक है। एंड जब कृष्णिका का ताप बढ़ता है तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम छोटी तरंगदैर्घ्य की ओर स्थानांतरित हो जाए। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली के स्टेशन पर 1368 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति का प्रसारण करता है। संचालक ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित चुंबकीय विकिरण को तरंग दैर्ध्य है। यहाँ प्रकाश का वेग c दिया गया है। देखो हमें तरंग दैर्ध्य पूछा गया है, ठीक है। प्रकाश का वेग c हमें दिया गया है और उसके अलावा हमें लेम्डा, ठीक है, दिया, आवृत्ति दी गई है, ठीक है। हमें आवृत्ति का मान दिया गया है यानी कि म्यू दिया गया है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता चले तो मैं बता देती हूँ, हमें म्यू दिया गया है, ठीक है। हमारी आवृत्ति 1368 किलोहर्ट्ज़ दी गई है हमें, ठीक है। हमें प्रकाश का वेग दिया गया है 3.0 इंटू 10⁸ दिया गया है और लेम्डा हमें पूछा गया है। आपको इन तीनों को देख के कोई फार्मूला याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं बताती हूँ, म्यू इज इक्वल टू सी लेम्डा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें लेम्डा पूछा है तो हमें लेम्डा पूछा है तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे और c ओपन म्यू कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, 3.0 इंटू 10⁸, ठीक है, लेम्डा, ठीक है। नाउ हमें हर्ट्ज़ दिया गया है, क्योंकि हमें किलो हर्ट्ज़ में दिया गया है तो हमें इसे बदलने के लिए, इसे हर्ट्ज़ में बदलने के लिए हम 10⁻³ का गुणा करेंगे, ठीक है। जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 219.3, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य में पड़ती है? अगर मैं बता दूं, ठीक है, ब्रैकेट जो होती है हमारी IR में होती है, लाइमन जो हमारी होती है UV में होती है, बामर जो हमारी होती है वो हमारी दृश्य में होती है, ठीक है, और पाश्चन जो होती है IR में होती है। अगर हमें याद रखने के लिए, आपको याद रखना हो, मैं बता दूँ, लाइमन हमेशा UV में होती है, देन बामर जो होती है, ठीक है, वो हमारा विजिबल में होती है यानी कि दृश्य में होती है, उसके बाद सारी की सारी IR में आती है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रख लेना, यानी कि याद हमें क्या रखना है, लाइमन और बामर। लाइमर UV में, बामर दृश्य में आती है, उसके बाद वाली सारी की सारी किस में आती है, IR में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 nm के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए ऊर्जा का मान जूल में निकालो, ठीक है।
जिसके लिए हमें प्लांक स्थिरांक 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और प्रकाश का वेग दिया गया है। ठीक है, अगर हमें प्लांक स्थिरांक, प्रकाश का वेग दिया गया है और हमें ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है, तो हम सबको पता है फार्मूला E = hc/λ। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो जब इसमें हम सारी मान पुट ऑफ करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं हमें nm में दिया गया है। ठीक है, सब मैं सारे मान लिख लेते हैं। पहले h का मान हमें दिया गया है प्लांक स्थिरांक, ठीक है, c का मान हमें दिया गया है, ठीक है, एंड लैम्बडा की बात करें तो हमें लैम्बडा दिया गया है 45, क्योंकि हमें 45 nm में दिया गया है तो हमें इंटू 10⁻⁹ करना होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हो तो इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रख ले, क्योंकि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए यूनिट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है। आपको यूनिट का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आंसर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखो सब में अगर है मैं बात करूं तो सब में 10 की पावर अलग अलग आ रही है। ठीक है, यानी कि हमें पूरा सवाल सॉल्व करना ही नहीं है। अगर हम पावर्स को भी सॉल्व कर लेंगे तो हम हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये एक जस्ट शॉर्ट ट्रिक्स है कि अगर आपको पूरा नहीं करना है तो आप पावर सॉल्व कर लो। ठीक है, बाकी हम तो पूरा करके देखेंगे ही सही। ठीक है, मैं करके बता देती हूँ आपको। HC हमारा सबसे पहले H प्लांक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू हम सबसे पहले पुट करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा C 3 इंटू 10⁸ और इसके बाद हमें लिखनी है 45 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये हमें पुट करना है। ठीक है, अगर मैं 6.63 में 3 का गुणा करती हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर आता है 19.89। ठीक है, और 10⁻⁻34 में से 10⁻8 चले जाते हैं तो बचते हैं 10⁻26 बचेगा। ठीक है, और नीचे हमारा सेम एज वैल्यू है 45 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब इसका 45 का भाग 19.89 में दिया जाएगा तो वैल्यू आती है 0.442। ठीक है, इसको इससे काट दो, सीधे आंसर आ जाएगा, ज़्यादा घुमाना नहीं है। और जब घात को सॉल्व करो, ठीक है, घात को सॉल्व करते हैं 10⁻⁹ को ऊपर ले जाओ, 10⁻26 से घटाओगे तो 10 की इंटू बचेगा 10⁻17। ठीक है, लेकिन हमें साइंटिफिकली हमारा ये 0 पॉइंट वाला आंसर है नहीं, तो हम इसको जब पॉइंट को एक पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो 4.42 इंटू, क्योंकि हमने पॉइंट एक आगे शिफ्ट किया है तो दशमलव नियम के अनुसार एक और पीछे लग जाएगा तो आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर है, यानी कि डी आंसर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने फर्स्ट पॉइंट में किया, हमने 6.63 से 3 का गुणा कर दिया, 19.89 आंसर आता है। ठीक है, घात हमने सॉल्व की 10⁻⁻34 में से 10⁸ को घटाया तो 10⁻26 है। नीचे एज इट इज़ हमने 45 इंटू 10⁻, जब इसको आपस में काटा जाएगा, ठीक है, आप वैसे अगर इजी गोइंग काटेंगे तो 5 के पहाड़े से स्टार्ट कर सकते हैं या 3 के पहाड़े से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्ट काटोगे तो भी आपको 0.442 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं घात को सॉल्व करूँ तो 10⁻26 में से 10⁻17 गए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ घात से भी पकड़ सकते हैं, तो क्योंकि जैसे में 10⁻17 आएगा, ठीक है, अब ऐसा 17 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, हम कैसे करें? तो अगर उसके लमसम उसके आसपास का आंसर भी आप ढूंढोगे तो भी आप डी पे आके क्लिक कर जाओगे, जिससे आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कभी कभार जब हम ऐसा ऑप्शंस आए कि हमें सारे अलग अलग इस तरह की वैल्यूज़ मिल रही हो, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट मूव करना है, कैलकुलेशन में ना उलझ के सिर्फ घातों का। अगर आप देख लेते कि यहाँ पे 10⁻⁻34 है, यहाँ 10⁻8 है, यहाँ 10⁻9 है, आप इजीली घात को आपस में सॉल्व करोगे 10⁻17 आ जाएगा, और उसके आसपास का ऑप्शन ये आप टिक करोगे तो आप बाकी की कैलकुलेशन से बच जाओगे और जल्दी से जल्द आंसर पे भी पहुंच सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने तो सॉल्यूशन कर ही दिया है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांक स्थिरांक का मान 6.63 इंटू 10⁻34 यानी कि h हमें दिया गया है। प्रकाश की गति अगेन c हमें दिया गया है, 3 इंटू 10⁻17 nm है, 6 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड
आवृत्ति वाले, ठीक है, यानी कि हमें आगे म्यू दिया गया है, आवृत्ति वाले क्वांटम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर यानी कि लैम्बडा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमेशा जब भी सवाल आपको मिलेगा, आपको हमें क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है ये हमें लिखना है। जैसे ही आप इसको स्पेसिफाइज करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। देखो, हमें ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें एच सी लैम्बडा हो, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि ये वाला फार्मूला हमारे पास एक ही है, जो हमने पहले आगे भी पढ़ा इस फार्मूले के बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमें जो प्रकाश का वेग दिया गया है, ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। हमें प्रकाश का वेग जो दिया गया है वो nm में दिया गया है, ठीक है, 10⁻17। और nm के लिए हमेशा 10⁻⁻9 का गुणा करते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, सॉरी, मैं बताना चाहूँगी ये 10⁻17 कैसा है। अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम आपने पहले तो ना 10 प्रकाश का वेग जस्ट पहले क्वेश्चन करवाया, उसमें तो 3 × 10⁸ लिया था, यहाँ प्रकाश का वेग आप 3 × 10⁻17 ले रहे, इसलिए नहीं कि चलो इसी में दे रखा है, कि क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए हमने यूज़ कर लिया। बट अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं बता दूँ, 3 × 10⁸ है और हमें nm में दिया गया है, तो 10⁻9 का गुणा करेंगे तो 3 × 10⁻17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। खैर, हम इसमें नहीं उलझते हैं, हम वापस अपने सवाल की ओर आ जाते हैं। हमारा सवाल है, तो हमारे सवाल में हमें एच सी म्यू दे रखा है और लैम्बडा हमें पूछ रखा है, ठीक है। तो मैं लैम्बडा पे आते हैं, हम फार्मूला यूज़ करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू C/म्यू। आई होप ये पहले कैसे है हमने लैम्बडा, ये कैसा है ये हमने पिछले सवाल में आपने देखा ही होगा, पक्षांतरण किया है, कुछ नहीं किया। सी की वैल्यू जो हमें दी गई है वो लिख देनी है, 10⁻17, ठीक है। म्यू की वैल्यू भी हमें दी गई है, 6 × 10⁻15 दे रखी है, ठीक है। अगर मैं 3 के पहाड़े से 6 को काटूँ तो कट सकते हैं, ऑब्वियसली कट सकते हैं, ठीक है। 1/2 आ गया, ठीक है, इंटू 10 15 ऊपर लेके जाओ, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ तो कितने बचेंगे, 10⁻−2 बचता है, ठीक है। और 1/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 0.5 × 10⁻2, ठीक है। एक पॉइंट से एक गया, अब क्या बचा, 5 × 10 इज इक्वल टू 50। आंसर इज राइट, सी, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के रासायनिक समतुल्यता नियम, ठीक है, रासायनिक समतुल्यता नियम के अनुसार अवशोषित ऊर्जा वर्गमूल में कौन सा है। हमें देखो क्या क्या दिया गया है, हमें प्लांक स्थिरांक दिया गया है, वो भी वर्ग में दिया गया है। अगेन हमें प्रकाश दिया गया है, सेंटीमीटर सेकेंड्स में दिया गया है, और हमें मोल्स दिए गए हैं, ठीक है। कभी कभार हमें एग्जामिनर बहुत इजी पूछना चाहता है, बट हमें लगता है कि ये क्या पूछ लिया, हमें तो नहीं आता, ये तो बहुत बड़ा है। कभी सिर्फ फार्मूले में पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम अगर मैं बात करूँ तो लैम्बडा इज इक्वल टू, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फार्मूला लिख देते, E इज इक्वल टू HC/लैम्बडा। इस फार्मूले के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमारा प्लांक का हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या है, मोल्स है, ठीक है। मोल्स दिए रखे तो हमें कुछ नहीं करना है, E इज इक्वल टू HC/Na लिख देना है, ठीक है, n लैम्बडा, बस इजी हो गया। अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना है, हमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ हमारे सामने ही हैं, 6.62 × 10⁻27, ठीक है। सी हमें दे रखा है 3 × 10⁻10, ठीक है। इसके बाद हमें Na दे रखा है 6.02 × 10⁻23, ये भी दे रखा है हमें, ठीक है। और नीचे हमें पुट कर देना है
लैम्डा, ठीक है। और ये हो गया हमारा ई। मैं अगेन कह रही हूँ, जब भी ऐसी कोई बड़ी कैलकुलेशन आ जाए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, घात सॉल्व कर लो, आप सीधे आंसर के पास आ जाओगे। देखो अगेन देखो, यहाँ पे है 10 की घात 8, 10 की घात 16, 10 की घात 5 और ये है हमारा 10 की घात 16, ठीक है। कि मुझे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी यार, ये तो मैं तो उलझ जाऊँगी। कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के घात सॉल्व करो। घात सॉल्व करते ही तुम आंसर के पास सीधे पहुँचोगे, कि आंसर तुम्हें ढूंढ लेगा, यूँ कह सकते हो। घात सॉल्व की नहीं कि तुम आंसर के पास हो, ठीक है। चलो इसको करते हैं, अपन सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। सबसे पहले 6.62 के साथ 3 का गुणा कर दिया, ठीक है, तो आ जाएगा 19.86, ठीक है। 19.86 अगेन हमारा 6.02 बच रहा है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करने पे हमें मिलेगा 119.5, ठीक है। 119.5 समथिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं घात सॉल्व कर लेते हैं इधर, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से हैं, 10 की घात -27 है, ठीक है, इंटू 10 की घात 10 है, इंटू 10 की घात 23 है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले 27 में से 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, -17 बच जाएंगे, ठीक है। और पीछे कितने बच रहे हैं, 23 बच रहे हैं, ठीक है। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचता है 6 बच जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अब बच रही है कैलकुलेशन 119.5 इंटू 10 की घात 6। लेकिन अब देखो, हमें आंसर किस में लगाना है, अर्ग मोल में लगाना है, ठीक है। किस में लग के आना है, हमें आंसर अर्ग मोल में लेके आना है। तो इसको अर्ग तो हम क्या करेंगे, 10 की घात -2 का, ठीक है। अब देखो, अब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 119.5 इंटू 10 की घात 8, ठीक है। तो ये लमसम 196 के ही बराबर है। क्या इसको मैं ऐसे काउंट कर सकती हूँ? और मैंने कहा था घात सॉल्व करते ही आंसर, देखो 10 की घात 8 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट है। यानी कि हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके हमें खाली मैं घात सॉल्व कर लेती कि चलो मुझे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, तो आप सीधे घात को पकड़ो, ठीक है। घात को पकड़ो, घात को सॉल्व करो, आराम से आप आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी पहुंच सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 है, ठीक है, जिन्हें क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। हमें दो विकिरणें दी गई जिनकी ऊर्जा E1 E2, जिनके मान हमें क्रमशः दे रखे हैं, ठीक है, 25 एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें तरंग दे रहे λ1 और λ2 के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। हमें दो ऊर्जा हमेशा दे रखी होगी, कंपैरिजन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको λ2 अपन λ1 करना है, ठीक है, क्योंकि हमें E1 और E2 का मान दिया गया हुआ है, ठीक है। तो लिखो 25, ठीक है, ये रहा हमारा E1, ये हमारा E2, 25/50 इज इक्वल टू λ2 अपन λ1 करना है, ठीक है। 25 के पहाड़े से 50 कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 λ2 अपन λ1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें प्रक्षांतरण करना है, ठीक है। इसको यहाँ गुणा करो, इसको यहाँ गुणा करो, ठीक है। तो हमारा λ1 इज इक्वल टू 2λ2 आएगा, ठीक है। ये रहा हमारा बी आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। और रही बात फार्मूले की, तो फार्मूला आपको जब भी प्लांक कांस्टेंट पढ़ाया गया होगा वहाँ पे तुलनात्मक फार्मूला बताया गया होगा। बहुत ही इजी सवाल, वन स्टेप में होने वाला सवाल एक ही स्टेप में हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करना, दोनों मान रखो, पक्षांतरण करो, आंसर आपके सामने है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्लांक स्थिरांक। अगेन प्लांक स्थिरांक 6.63 इंटू 10 की घात -34, प्रकाश का वेग 3.0 इंटू 10 की घात -8 है का मान है, एंड 8 इंटू 10 की घात -15 आवृत्ति का मान है। क्वांटम के नैनोमीटर में तरंग दैर्ध्य के नज़दीक
होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, हमें सीधे फार्मूले में मान पुट कर देने हैं। ठीक है, सीधे लैम्बडा इज इक्वल टू, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, सी इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, हमें सी का मान दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, म्यू आवृत्ति भी हमें दी गई हुई है 8 इंटू 10⁻15। ठीक है, इजीली हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो 3 और 8 को। तो जब इसको हम काटते हैं, सीधे डायरेक्ट काटो। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.375। ठीक है, डायरेक्ट ही मैंने इसको काट दिया है। ठीक है, इसका आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास भागीने बचता 15 में से 8 चले जाएंगे। ठीक है, 10⁻7 बचेगी। ठीक है, 10⁻7 बचेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा मीटर सेकंड में लिया हुआ है और नीचे का मान भी हमारे पास सेकंड में, तो उसको भी हम मीटर में बदलने के लिए 10 इंटू 10⁻1 कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि मुझे ये पॉइंट यहाँ से आगे खिसकाना है, एक पॉइंट आगे लगेगा तो एक इधर जुड़ जाएगा, ऑब्वियस है। 3.75 इंटू 10⁻8 आएगा। ठीक है, अगेन मैं अपने क्वेश्चन पे फोकस करवाती हूँ। इन्होंने हमें कहा है कि हमें नैनोमीटर में आंसर चाहिए। ठीक है, हमें किस में आंसर चाहिए? नैनोमीटर में आंसर चाहिए। सॉरी, मैंने शायद पॉइंट आगे लगा दिया है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो हमारा आता है 37.5। ठीक है, 10⁻7 के साथ एक और आ जाएगा, एक पॉइंट आगे किसका रहे हैं, तो 37.5 इंटू 10⁻8। ठीक है, माइनस में, और क्योंकि अब हमने मीटर में बदल दिया है तो हमारी यूनिट मीटर में, क्योंकि हमें आंसर नैनोमीटर में चाहिए इसलिए एक और गुणा करना है हमें 10⁻9 का। ठीक है, 10⁻9 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर पहुंच जाएगा। देखो ये 8 है, प्लस के हैं, ये 9 है। ठीक है, 9 बड़े हैं, 9 में से 8 चले गए तो आंसर हमारा बचता है 37.5 इंटू 10⁻1। ठीक है, क्योंकि ये लमसम 4 के बराबर ही है तो हम इसको 4 मान लो, 4 इंटू 10⁻1। और मैंने पहले भी कहा घात सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। जब भी कभी ऐसे बड़े बड़े सवाल आते हैं, अगर बड़ी कैलकुलेशन किसी को नहीं आती है, कोई मैथ्स में वीक है, तो छोटे मोटे घात तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। देखो यहाँ पे 10⁻−25 है, यहाँ 10⁻18 है, ये 10⁻7 है, कितने दूर दूर के आंसर्स है। अब कुछ नहीं करना था, तुम सबसे पहले ये 10⁻8, नीचे 10⁻15 था। ठीक है, इनको पकड़ो, इनको सॉल्व करा, जैसे ही आ गया 10⁻7 आ गया। ठीक है, चलो हमें उस वक्त नहीं पता कि हमें पॉइंट में आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, हमने सॉल्व किया ही नहीं है, तो 1 लगाना ही नहीं लगाना। अब सीधे इंटू 10⁻9 करो, क्योंकि हमें एनएम में बदलना है, ये तो आप कर सकते हैं ना। ठीक है, इसके बाद आंसर आ जाएगा 10⁻2। ठीक है, अब देखो 2 वाला ऑप्शन है ही नहीं, और अगर हो सकता है मुझे कुछ सेटल डाउन करना हो आंसर या पॉइंट में आगे पीछे करवाना होगा तो मैं एक ही पॉइंट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर 10⁻1 पे आएगा। और जैसे ही मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी ये वाली, और मैंने सिर्फ घात सॉल्व करी, मुझे 10⁻1 या 10⁻2 के आसपास का आंसर अगर मैं इसमें ढूंढूँ तो मुझे कौन सा जाएगा, ऑटोमेटिकली मैं 4 पे क्लिक करूँगी। ये काम करने में मुझे कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। ये पूरा करने में हमें कितना टाइम लगा कि गुणा करना है, कैलकुलेशन करनी है, आगे बढ़ाना, वैसे कोई बड़ा नहीं, 3 के बड़े से 8 को काटना है, पॉइंट में आंसर आता है 0.375। फिर भी अगर हमें ये नहीं करना है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल ये थी कैलकुलेशन, तो नॉर्मली अपन घात तो सॉल्व कर सकते हैं ना, घात सॉल्व करते ही आंसर आ रहा है, तो कोई बड़ा सवाल था ही नहीं, बहुत छोटा सवाल था। आप घात पकड़ो, सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, एक फोटोन की ऊर्जा यानी कि मुझे ई दिया गया है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होगी यदि हमें ले एच एन सी के मान दिए गए हैं। ठीक है, हमारा फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच सी ओपन लैम्बडा, लेकिन यहाँ पे हमें लैम्बडा पूछा है और एच सी के बारे में
हमें पता है, तो हमारा फार्मूला ये होगा। ये छोटे मोटे आपको चेंजेस तो फार्मूले, मेन फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। फिर फाइंड आउट करो कि हमें क्या क्या दिया गया है, उसके बाद हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, छोटे मोटे चेंजेस तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें उस वक्त प्रेजेंटेटिव माइंड रख के हमें करना होता है कि भाई मुझे ये दिया गया है, मुझे ये दिया, अब मुझे यही फार्मूला क्यों यूज़ करना है। जैसे ही मैं वैल्यूज़ देखूँगी कि मुझे ई मिल गया है, मुझे एच मिल गया है, सी मिल गया है, यानी कि मुझे ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें ये सारे कंटेंट हो, तो ऑटोमेटिकली अगर आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटीज़ पढ़ी है या आपने बहुत अच्छे से आपने रिवीजन लगा रखा है, आपको चीज़ें याद आएंगी। अपने कंटेंट पे हमेशा भरोसा रखना है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट ऑफ करनी है। 6 पॉइंट मैं यही कर लेती हूँ, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और हमारा प्रकाश का वेग है 3 इंटू 10⁸ और हमें ऊर्जा दी गई है 3.03 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई घात वात है ही नहीं, यानी कि हमें सॉल्व करना ही है, हमें इस पूरी चीज़ को सॉल्व करना ही है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। डरना है ही नहीं, सॉल्यूशन तो हमें करना ही है। जब भी हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले 6.62 से 3 का गुणा कर दो। ठीक है, जब भी 6.62 से आप 3 का गुणा करोगे तो हमें 9.86 मिलेंगे। ठीक है, और 10⁻34 में से, ठीक है, यहाँ पे ये बचता है और इसको भाग लगाओ 3.03। ठीक है, जब इसको हम भाग लगाते हैं, ठीक है, जो बची हुई वैल्यूज़ है इसको हम अगर सॉल्व करेंगे और जब घातें आपस में सारी की कटेंगी, और क्योंकि घात का इतना इम्पोर्टेंट रोल है ही नहीं, कहीं दे ही नहीं रखा है, तो ऑब्वियसली कि हमें कैलकुलेशन पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा प्रेजेंटिव ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल आउट करो। 986 में से 303 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 656 आंसर आता है। ठीक है, और इसमें सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की सबसे लंबी तरंग दे दे रहे। ठीक है, इस बामर श्रेणी की सबसे लंबी तरंग दे दे रहे जो होती है वो 656 की होती है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर किसी को यूँ है कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता ये कहाँ लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको वैल्यूज सारी पुट करोगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर n बराबर टू, बामर है हमारी सेकंड है, लाइमन में हमारा फर्स्ट होता है। ठीक है, बामर में सेकंड में जाती है, कहीं से भी मैं फर्स्ट कोश का ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे r की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी हमें, 109677 समथिंग होती है। ठीक है, जब इस सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करोगे आप और जब इसके आंसर्स निकालोगे तो वो लमसम 656 के समथिंग समथिंग आता है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली रटा रटाया होता है कि आपको कुछ चीज़ें आपको याद करके ही जानी है। जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो उसमें इस चीज़ को मेंशन किया जाता है कि पहली रेखा इस तरह इतनी तरंग दैर्ध्य की होती है, दूसरी रेखा इस तरंग दैर्ध्य की होती है। तो अगर आपको सीधा याद है तो वेल एंड गुड है, और नहीं याद है तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, हीलियम और लिथियम की ऊर्जाएं। ठीक है, हीलियम और लिथियम की ऊर्जाएं प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, यहाँ आर 2 इंटू 10⁻18 और एज हमें दिया गया है 52.9 pm का दिया गया है। ठीक है, ओके, इस सवाल में हमें ऊर्जाओं के बारे में बताना है। ठीक है, हमें ऊर्जा के बारे में बताना है। ठीक है, ऊर्जा के बारे में बताना है तो हमें सबसे पहले ऊर्जा का फार्मूला पता होना चाहिए जो कि हमें बोर ने दिया था। ठीक है, -13.6 इंटू Z²/n² होता है। ठीक है, इस फार्मूले को अच्छे से रट लेना। ठीक है, काफ़ी सवाल आपको इस पर मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम हमारे सवाल पे आते हैं। ठीक है, हम वापस आते हैं हमें सवाल को। ठीक है, हमें क्या दिया है, हीलियम एंड लिथियम दिया गया है। ठीक है, हीलियम और लिथियम की, अगर मैं हीलियम की बात करूं सबसे पहले हम हीलियम को ले लेते हैं। ठीक है,
हीलियम के लिए बात कर लेते हैं। हीलियम के लिए बात करते हैं तो हीलियम के लिए n बराबर 1, क्योंकि दोनों की प्रथम कक्षाओं के बारे में बात करनी है हमें, ठीक है। यानी कि n तो कॉमन हो गया, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन का निर्णायक फैक्टर होगा वो होगा z, ठीक है, 2, ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया। अब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया है, ठीक है। अब हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि हमें ऊर्जा के लिए इस वैल्यूज़ को यूज़ करना है, ठीक है। इन्होंने दिया गया है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें दे दी गई है कि अगर तुम ऊर्जा के लिए बात कर रहे हो तो हमें ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। कक्षाओं की त्रिज्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तो 5.29 pm की वैल्यू, क्योंकि हमारे जो भी आंसर्स आएंगे वो इसी तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। z, तो हमारी जो ऊर्जा होती है वो z का स्क्वायर होती है, ठीक है। क्या होती है? z का स्क्वायर होती है, ठीक है। z का स्क्वायर होती है तो मैं सीधे कर लेती हूँ, क्योंकि n तो हमारा एक आ गया, एक का स्क्वायर है और ये भी एक स्टेबल वैल्यू है, तो हमारा पूरा फैक्टर z पे डिपेंड हो गया है, ठीक है। तो z यानी 2 का स्क्वायर करूँगी तो 4 आंसर आ जाएगा। जब हमें जो वैल्यूज़ दी गई है, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है, इंटू 4 करना है, ठीक है। जब इसको 2 का गुणा हम 2.18 के साथ करेंगे, ठीक है, तो 87.2 इंटू 10⁻18 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी उसकी ऊर्जा की बात हो गई, ठीक है। और अब बात करते हैं हम त्रिज्या की। पहले हम हीलियम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें 2.9 दे रखा है, ठीक है, और उसमें 2 का भाग, ठीक है। त्रिज्या का सूत्र अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, त्रिज्या का सूत्र होता है हमारा 0.529, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z होता है, ठीक है। तो हमने सीधे z की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 26.4 pm आता है, ठीक है। ये हमने हीलियम के लिए बात कर ली, ठीक है। सेम बात हम लिथियम के लिए भी कर, ठीक है, सेम बात अब हम लिथियम के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो मैं लिथियम के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमें n = 1 दिया गया है एंड z की बात करें तो लिथियम के लिए 3rd होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही, अगर हमें ऊर्जा की बात करी है तो n स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2.18 इंटू 9 इंटू 10⁻18 के साथ गुणा कर दो। 2.18 और 9 का गुणा करते हैं तो 19.62 आता है, ठीक है, और 10⁻18 रहता है। सेम आर की बात कर लेते हैं, 52.9 अपॉन 3 यानी कि 17.63 आता है, ठीक है। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है, हमें लिथियम की वैल्यू भी मिल चुकी है और हमें हीलियम के भी मान मिल चुके हैं, ठीक है। हमें सारे वैल्यूज़ मिल चुके हैं, तो हम हमारे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में कभी डरना नहीं है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, पता नहीं क्या कैलकुलेशन, इजी फार्मूला ही पुट करना था। और चलो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि किसी को यूँ है कि भाई मेरे को तो फार्मूला भी पुट नहीं करना है, मुझे तो ये सवाल देख के डर लग रहा है, पता नहीं क्या दिया है। इन्होंने कुछ नहीं दिया है, एक बार में इन्होंने एनर्जी दी है, एक बार हमें ऊर्जा के बारे में बात करनी है और दूसरी बार हमें, मतलब कुल मिला के हमें ऊर्जा और त्रिज्या दोनों की वैल्यू दी गई है, ठीक है। यानी रेडियस और एनर्जी दोनों के बारे में बात करी। ये तो हमने सॉल्यूशन वाइज देख लिया कि सॉल्यूशन वाइज हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये चीज़ हमने अच्छे से देख ली कि सॉल्यूशन वाइज तो हमारा आंसर सी आ रहा है। ये रही 19.62 लिथियम की वैल्यू और 17.6 pm, ठीक है। 87.2 हीलियम और ये 2.6 और कैसे, ये हमने सॉल्यूशन पे। बट अगर कोई ऐसा हो कि जिसे यूँ हो कि नहीं भाई मुझे तो ये सारी गणना करनी ही नहीं है, कोई ट्रिक हो तो बता दो। देखो जब भी हम ई के बारे में बात करते हैं, हमने अभी जस्ट फार्मूला लिखा था, हमने उसमें देखा था ई जो होता है उसमें z स्क्वायर होता है, ठीक है, z स्क्वायर होता है, ठीक है, z स्क्वायर होता है, यानी कि ई ज़्यादा होगा, ठीक है, ई ज़्यादा होगा
कब ज़्यादा होगा? जब Z ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि जिसका Z ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा, यानी कि मोर नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ हीलियम, देखो इसको चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ। हीलियम और लिथियम, ठीक है, हमारे पास दो हैं। दोनों में से ज़्यादा किसके लिए आया था? Z, ठीक है। देखो मैं अगर हीलियम की बात करें तो हमने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा लिथियम के लिए, ठीक है। यानी कि लिथियम में E ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब ठीक है, अगर मैं इस तरह से ढूंढती हूँ, ठीक है, तो मेरे सीधे के सीधे 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मुझे लिथियम की एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब हम सिर्फ एनर्जी पे फोकस करते हैं, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, ठीक है। इन दोनों को हम ध्यान से देख रहे हैं। मैंने कहा लिथियम, इसमें -8.72, इसमें -9.60, यानी कि लिथियम की कम आ रही है, यानी कि मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। सेम इसमें भी एनर्जी देखो, मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें देखो, इसमें हमें कहा कि लिथियम की एनर्जी ज़्यादा चाहिए मुझे, इसमें मिल रही है -19.62, इसमें भी मिल रही है, यानी कि मेरा आंसर इन दो में से एक में है। ये तो हमने एनर्जी देख ली। अब हम बात कर सकते हैं रेडियस की, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रेडियस है। रेडियस में बात करूँ मैं तो 1/z, यानी जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट, यानी कि z ज़्यादा तो r कम, और z कम तो r ज़्यादा, ठीक है। अब देख लो, ठीक है, z ज़्यादा किसका आ रहा है, उसका r कम आना चाहिए, ऑब्वियस है, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि लिथियम का जो Z ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें R कम आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो, इसमें R क्या आ रहा है 17.6, इसमें क्या आ रहा है 26.4, ठीक है। और यहाँ देख लो हमें 17.6 एंड 26.4। अब हम फंस गए कि यार यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ तो सेम लिख दिया है, वैल्यू सेम है, तो हम R से नहीं पहुँच पा रहे। ऐसी स्थिति में फिर हमें कैलकुलेशन की ओर जाना है, और क्योंकि हमें यहाँ का तो आंसर मिल गया एनर्जी, तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन किसकी करनी पड़ेगी? R की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे भी आप आराम से सी ऑप्शन तक, 2 तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे ट्रिक के साथ, ठीक है, और 2 को हम सॉल्यूशन से टिक करेंगे, और सॉल्यूशन हमने कर रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन में आई होप आपको किसी को कुछ डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी को हो तो मैं फिर बता देती हूँ। सबसे पहले हमने हीलियम और लिथियम को अलग अलग कर लिया। हमने हीलियम दोनों के लिए प्रथम बोहर कक्षा के बारे में बात करी, यानी n बराबर 1, n बराबर 1। हीलियम के लिए Z, यानी उसका Z जो होता है परमाणु क्रमांक 2 होता है, लिथियम के लिए 3 होता है। पहले हमें एनर्जी के लिए बात करनी है, तो हमें एनर्जी के लिए जो हमें फार्मूला दिया गया है, जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, उसमें पुट करेंगे मान, यानी कि क्योंकि n स्क्वायर की तो वैल्यू समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एक है, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है Z स्क्वायर के, ठीक है। तो यही चीज़ हम बात कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया, लेकिन हमें सवाल में E के लिए 2.18 × 10⁸ दी गई है। हमारे E के लिए जो हमारा Z स्क्वायर आ रहा है वो 4 आ रहा है, इसका गुणा कर दो तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 87.2 × 10⁸j, ठीक है। सेम R के लिए भी हमें वैल्यूज़ सवाल में खुद दी गई है, ठीक है, उसी को यूज़ करो। 52.9 × 26.4 pm आ रहा है, ठीक है। बस वैल्यू फाइंड आउट करो और आंसर फाइंड आउट करो। सेम इसमें भी इजी है, सेम स्टेप लिथियम में भी हम करेंगे और हमारे आंसर्स निकल जाएंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। हमने ट्रिक्स के बारे में बात की, हमने लॉन्ग मेथड यानी जैसे फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे हीलियम प्लस आयन की मूल अवस्था n बराबर 1 में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा xj है, -xj है, ठीक है। Be+3 आयन की n बराबर 2 के लिए अवस्था में j ऊर्जा है। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि हमें दिया क्या क्या गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या दिया गया, ठीक है। फर्स्ट हमें हीलियम के लिए दिया गया है, ठीक है, जहाँ n बराबर 1 दिया गया है। एनर्जी दी गई है हमें -xj, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है बेरिलियम +3, ठीक है, इसके लिए n बराबर हमें 2 दिया गया है और इसकी एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं एनर्जी के बारे में बात कर लूँ, ठीक है, E बराबर Z²/n², ठीक है। अगर हम -13.60 जो मेन फार्मूला है -13.60 Z²/n², तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसको हटा दो तो बचता क्या है, Z²/n² बचता है, ठीक है। पहले अगर मैं अलग अलग करके देखते, पहले हम हीलियम के लिए करके देखते हैं, ठीक है। हीलियम के लिए Z²/n² करते हैं, ठीक है। अगर मैं हीलियम की बात करूँ, ठीक है, हीलियम के लिए हम सबको पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है Z=2 होता है, ठीक है। तो इसको रख के देखते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। सेम अगर हम बेरिलियम में देखते हैं, ठीक है, बेरिलियम की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। बेरिलियम में n की बात कर रखी है, वो सेकेंड क्वेश्चन में बात कर रखी है, और b का जो होता है वो भी 4 होता है, ठीक है। इसकी, ठीक है, z जो होता है वो 4 होता है, और नीचे हमें n के बारे में, तो वो भी हमें सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो 16/4, जिसका आंसर भी 4 आ रहा है, यानी कि दोनों ही बराबर है, यानी कि हीलियम और बेरिलियम की ऊर्जाएं बराबर हैं, ठीक है। अगर इनके मान सेम आ रहे हैं, एनर्जीज के मान यहाँ सेम आ रहे हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान जो है वो भी समान होगा, यानी कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान हमें अगर -xj दे रखा है, तो बेरिलियम की ऊर्जा का मान भी वही होगा, यानी कि x के बराबर ही होगा। x यानी x जूल है, ठीक है, ये जूल है, तो -x के बराबर होगा, ठीक है। ये रहा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं रिपीटली बता देती हूँ। हमें हीलियम दिया गया था, हमें बेरिलियम दिया गया, हमने ये लिखा हमें क्या क्या दिया गया। इसके बाद हमने Z²/n² फार्मूले में पुट किया। जब हमने हीलियम के लिए किया तो उसके लिए एनर्जी का मान, जो ऊर्जा का मान है, वास्तविक ऊर्जा का मान जो होता है वो 4 आता है। सेम बेरिलियम के लिए भी 4 आता है। अगर इनकी ऊर्जाओं के मान समान है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जाओं के मान भी समान है, क्योंकि हमें हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है जो -x जूल में दे रखी है, यानी कि अगर हीलियम की इतनी है तो बेरिलियम की भी -x ही होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हीलियम प्लस आयन की दूसरी बोर कक्षा में हीलियम प्लस आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या 10.5 pm है, तो लिथियम आयन की तीसरी बोर कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमें दिया क्या क्या गया है, ठीक है। हीलियम दिया गया है, हीलियम के लिए n बराबर 2 दिए रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसके r की वैल्यू 105.8 pm दे रखी है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या दे रखा है, लिथियम दे रखा है, ठीक है। लिथियम के लिए n बराबर 3, ठीक है, और r हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगर हम, ठीक है, हम कंपैरिजन फार्मूला लिखेंगे r लिथियम अपॉन r हीलियम, ठीक है। उसके अलावा हमें लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ z का हमारे क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो हम भी इसको स्किप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लेना ही है, ठीक है। तो मैं सीधे n² ले रही हूँ, ठीक है। n² लिथियम का अपॉन n² हीलियम का, ठीक है। ये लिथियम का है और ये इसका है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। जब मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करूँगी तो ये आएंगे 3/2, ठीक है। इसका मान 3/2 आएगा, ठीक है। और हमें और क्या क्या दिया गया है, r लिथियम अपॉन r हीलियम का वैल्यू दिया गया है 105.8 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 3/2, ठीक है। अगर मुझे लिथियम फाइंड आउट करना है, यानी कि मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊँ, 105 × 3/2,
और इधर लिथियम रहेगा। ठीक है, 2 के पाड़े से 105 को काट देंगे तो 52.9 आएगा, इंटू 3 करो। ठीक है, तो आंसर आएगा 158.7। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है, कुछ नहीं करना है। 2 त्रिज्या दे रखी है, कंपैरिजन करना है RLi अपन RL लिथियम, क्योंकि Z का यहाँ जिक्र ही नहीं है तो हम Z को लिख ही नहीं रहे हैं। तो n² अपन n², क्योंकि त्रिज्या के फार्मूले में जो n² होता है वो त्रिज्या के डायरेक्ट समानुपाती होता है, इसलिए हमने लिथियम का n² और हीलियम का n। ठीक है, दोनों की वैल्यू कर ली 3/2। ठीक है, 3/2 जो मान दे रखा है और हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगर किसी को यहाँ पे डाउट हो कि भाई यहाँ पे 3/2 क्यों लिया गया, अभी तो आपने स्क्वायर लिखा था, तो मैं बता देती हूँ। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, लिथियम को जैसे मैं करके बता देती हूँ। ठीक है, 3 का स्क्वायर अपन सेट करेंगे। ठीक है, कि उसकी जो कक्षाओं के बारे में है, तो हमें 3 का स्क्वायर करूँगी तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हमें लिथियम की तो 3rd क्लास है, तो मैं तीसरी कक्षा n बराबर 3 करूँगी तो इसको उससे काटेंगे तो 3 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 3 यूज़ कर लिया। ठीक है, और अगर मैं हीलियम की बात करूँ, ठीक है, हीलियम की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 आता है। ठीक है, और मैं दूसरी कक्षा की बात करी यानी n बराबर 2 है तो ये भी 2 आएगा, तो इसकी वजह से मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करी है। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो। नेक्स्ट हम आते हैं 22 क्वेश्चंस पे। 22 क्वेश्चंस है हमारा आगे एक समीकरण दी गई है हमें कि E इज इक्वल टू -2.713 × 10⁻⁸ जूल Z² अपन n² पर आधारित है। कुछ निष्कर्ष लिखे गए हैं जिसमें से हमें सही नहीं है, ठीक है, नहीं है यानी कि हमें जो सही नहीं है यानी कि गलत ऑप्शंस जो है वो हमें बताना है। ठीक है, अगर देखो पहला समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह सीधा सा मतलब है कि नाभिक से बने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की स्थिति कम है यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से अनंत दूरी पर होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जब भी कोई ऋणात्मक चिन्ह होता है तो इसे यह स्पष्ट होता है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति कम है। ठीक है, यानी कि नाभिक से अनंत दूरी पर होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होता है उतनी ही ऊर्जा अधिक होती है। जितना n का मान अधिक होगा उतना ही त्रिज्या भी अधिक होती है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ n²। ठीक है, तो n का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन बदलता है तो इस समीकरण का प्रयोग करके ऊर्जा का अंतर निकालते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। जब दो अलग अलग होंगे तो हम ऊर्जाओं का अंतर इन्हीं समीकरण का यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n बराबर 6 की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक होती है। इससे पता चलता है कि सबसे छोटी अनुमत कक्षा अधिक ढिलाई से बंधे होंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब छोटे ट्रांजिशन करेगा तो उसकी कक्षा अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। ठीक है, ये जो ढिलाई से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n बराबर 6 की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक होती है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इससे पता चलता है कि सबसे छोटा अनुमत अधिक ढिलाई से बंधा हो, ये गलत है। ठीक है, ये आधा स्टेटमेंट यहाँ से, तो इस वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ढिलाई से बंधे नहीं होते, ये बहुत मजबूती से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक छोटा ट्रांजिशन लेगा तो वो बहुत पास का ट्रांजिशन होगा, वो बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है हम बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा न्यूनतम ऊर्जा युक्त फोटोन उत्सर्जित करेगा। ठीक है, बोर सिद्धांत के हाइड्रोजन संक्रमण में कौन सा न्यूनतम ऊर्जा युक्त फोटोन उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इसका सही आंसर हमें बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर होता है न्यूनतम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा। जब भी आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर किसी ने देखा हो, आपने डायग्राम में देखा होगा, इस तरह के डायग्राम होते हैं n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, फिर
5 एन ऐसे, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। जैसा जैसा आप ऊपर जाओगे ना तो जो ये ट्रांजिशन की जो लाइंस होती है वो बहुत पास आ जाती है, ठीक है। तो जब भी हमें सबसे छोटा अनुमत पूछेंगे ना तो ऑब्वियस है कि n बराबर जो 6 से 5 का आना है, ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया। अगर मैं कहूँगी कि 6 से 1 में आना है तो ये एक बड़ा ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटा ट्रांजिशन यही होगा, n बराबर 6 से n बराबर 5, ठीक है, ये छोटा ट्रांजिशन है। ऑब्वियस है अगर मैं यहाँ से n बराबर 4 से 1 में आऊँ तो भी ये भी बड़ा ही ट्रांजिशन है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। अगर नहीं याद आ रहा है तो डायग्राम बना के देख लो, आपका आंसर ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोहर कक्षा की ऊर्जा, ठीक है। हमें E दे रखा है, ठीक है, N दे रखा है, E दे रखा है, चतुर्थ बोहर कक्षा की ऊर्जा होगी। अगेन हमारा कंपैरिजन वाला सवाल आया हुआ है, ठीक है, हम इसको करते हैं, ठीक है। हम तुलनात्मक वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है ये देखना है। हमें एक तो किसकी ऊर्जा है देखनी है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोहर कक्षा और चतुर्थ बोहर कक्षा, ठीक है। तो हमें दिया गया है E4/E2, ठीक है। N जो हमारी त्रिज्या ऊर्जा जो होती है वो Z²/N² होती है, ठीक है। अब हमें वैल्यूज़ जो जो दी गई है इसको उसमें हमें पुट करना है, ठीक है। हमें चतुर्थ बोहर कक्षा के लिए निकालना है, ठीक है। तो E2 को इस तरफ भेज दें, ठीक है। E = 4 E2 इंटू Z²/N², ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी द्वितीय बोहर कक्षा यानी E2 के लिए हमें मान दिया गया है, ठीक है, -328, ठीक है। और मैं बता दूं कभी भी ऊर्जाओं में जो ये साइन लिखे होते हैं माइनस प्लस, वे केवल ऊर्जाओं के बारे में बताते हैं, ठीक है। आप उसको सवाल में नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इंटू, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है Z का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। N के बारे में बता रखा है हमें, क्योंकि हमें चतुर्थ कक्षा के लिए फाइंड आउट करना है तो हम 4 ले रहे हैं, ठीक है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगी 328 4/16, ठीक है, इसको काट दो, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। 328/4 82 किलो जूल मोल, ठीक है। और अगेन माइनस साइन लगा दो क्योंकि नेगेटिव शुरू से हम लेके चल रहे थे। ये हमारा आंसर है।